नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत की राजनीति में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसकी अपेक्षा आप लोगों ने कभी नहीं की होगी, लेकिन यह भी दृश्य देखना जरूरी है जब आप लोकतंत्र की बात करें और देश को जब एक यूनिट समझें, तो ये आज का जो सेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी जी के द्वारा जब विदेश यात्रा पर जाकर के मोदी सरकार के एक बात का जब समर्थन किया गया, पक्ष लिया गया, तो प्रत्येक भारतवासी में जो लोकतंत्र की खोज में है कि लोकतंत्र भारत में कहां है, कैसे है, क्या होता है लोकतंत्र, देश कैसे काम करता है, तो उन्हें एक मैसेज समझने में पर्याप्त समझदारी पूर्ण होगा कि राजनीतिक पार्टियां आपस में एक देश के अंदर भले ही एक दूसरे के साथ अपने नीतिगत मुद्दों पर कन्फ्लिक्ट रखती हों, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है तो वो एक जैसी ही फिलॉसफी, एक जैसी ही आइडियोलॉजी लेकर आगे चलती हैं। भारत के रूस से संबंध आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। देश की आज़ादी के साथ ही भारत के रूस के साथ संबंध बने रहे। बहुत सारी नीतियां, चाहे पंचवर्षीय योजनाएं हो या भारत के अंदर जो हमारा संविधान संशोधन होकर के संविधान के अंदर शब्द जो जोड़ा गया था, सेक्युलर वगैरह जो शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट वगैरह जो शब्द जोड़े गए, वो कहीं ना कहीं रूस से प्रभावित थे। ऐसी स्थिति में रूस के समर्थन में भारत की सरकार का, या फिर ये कहिए कि जो वर्तमान में रूस रशिया यूक्रेन वॉर के या कन्फ्लिक्ट के समय पर जो वर्तमान में मोदी सरकार का स्टैंड है, राहुल गांधी जी ने उसी का समर्थन करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार में होती तो उनका भी ऐसा ही स्टैंड होता। इससे हर भारतवासी को कम से कम एक चीज तो जानने को मिली, और वो ये है कि भारत की राजनीतिक पार्टियां वैचारिक रूप से संभवतः एक दूसरे के खिलाफ होती हों, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, उन्हें भी अपना परफॉर्मेंस देना है, उन्हें भी सत्ता में आना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मसलों की जब बातें हों तो उस समय पर राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया यह बयान सर्वथा सराहनीय प्रतीत हो रहा है और हर जगह इनकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश जाएं और देश में किसी प्रकार का विवाद उनकी बात से ना छिड़ जाए, और संभवतः अब तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा अपने आप में भारत में एक बड़ी चर्चा का कारण बनती है। अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर गए, ऑस्ट्रेलिया गए तो इंडिया के टीवी चैनलों में प्रसारित किया। राहुल गांधी जी को भी शायद अब ये टैक्टिक समझ में आ गई है कि देखिए, सरकार की बातें मीडिया प्रकाशित करता है, लेकिन अगर मेरी बात प्रकाशित हो तो बेहतर है कि सुर्खी में बने रहने के लिए कुछ तो किया जाए। तो अल्टीमेटली राहुल गांधी जी भी अपोजिशन की तरफ से, मतलब ऑब्वियस सी बात है, फिलहाल वो सांसद नहीं है, लेकिन वो विदेश यात्रा पर हैं, और विदेश यात्रा पर उनकी प्रेजेंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो बयान हैं उनकी सब तरह से चर्चा हो रही है। जैसे उन्होंने कुछ विवादित बयान इस समय अपनी अमेरिकी यात्रा में दे दिए हैं। जैसे विवादित बयानों में उनका सबसे बड़ा विवाद जिस विषय पर हो रहा है, वो उन्होंने मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहकर कह दिया। अगर आप मुस्लिम लीग नहीं जानते हैं तो मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिसने देश का विभाजन करवाया था, जिसने ये माना था कि मुस्लिम लीग, मतलब पाकिस्तान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने की थी। लेकिन ये आधा जानकारी है, आधा सच है। जिस मुस्लिम लीग को उन्होंने सेक्युलर बताया है वो केरला की मुस्लिम लीग है, जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है। और उस केरला की कांग्रेस पार्टी के साथ जिसका गठबंधन है, उसके साथ कभी बीजेपी ने भी गठबंधन किया था, लेकिन फिलहाल उन्हें इस बात पर ट्रोल किया जा रहा है कि देखा, ये जिन्ना की पार्टी को जिसने भारत का विभाजन करवाया था उसे इन्होंने सेक्युलर बता दिया। तो एक मुद्दा तो ये उठ रहा है। दूसरा, चूंकि राहुल गांधी जी की जो दादी जी थी, इंदिरा गांधी जी, देश की प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, उन्हीं के समय पर ये जो अपना पंजाब वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर खालिस्तान का दमन हुआ था। जर्नैल सिंह भिंडरवाला मारा गया था और पूरी तरह से पंजाब से खालिस्तान के समर्थकों को और खालिस्तानियों को खदेड़ दिया गया था, या फिर उनको खत्म कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अब जब राहुल गांधी जी इस समय अमेरिकी यात्रा पर हैं, तो उनकी यात्रा के दौरान वहां पर कुछ खालिस्तान समर्थकों के द्वारा खालिस्तान समर्थन में झंडे लहराए गए। तो इस बात पर फिर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि देखा, इनकी मीटिंग में खालिस्तानी कर क्या रहे हैं, जबकि उनकी मीटिंग में खालिस्तानी जो भी कर रहे हैं उस पर राहुल गांधी जी का जवाब आया कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो ये भी उनका एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव तरीके से रिप्लाई भी आया। तो जिन जिन मुद्दों पर जिस तरह से मीडिया मतलब अपने अपने तरीके से लाइन निकालती है, उनमें से एक लाइन निकाली गई कि साहब देख लीजिए कि खालिस्तान समर्थक इनके साथ बैठे हुए हैं। एक लाइन निकाली गई, ये मुस्लिम लीग को अपनी तरफ से सेक्युलर होने का दर्जा दे रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ और मुद्दे भी उठाए, जैसे कि मेरे आईफोन को अभी भी किसी ना किसी प्रकार से पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है, और वो फोन उठाकर बोलते हैं हेलो मोदी जी। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि देश के अंदर पत्रकारिता को लेकर के
उनका बयान था कि पत्रकारिता सही दिशा में नहीं चल रही है। पहलवानों के मुद्दे पर भी उन्होंने वहां बात की। जब उनसे एक विद्यार्थियों के झुंड ने पूछा कि हम इंडिया आए कैसे जब वहां पर पहलवानों के साथ में इस तरह का हो रहा है, तो हम कैसे अपना भविष्य देखें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों को आना चाहिए और देश में सब लोग ऐसे नहीं हैं। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा की है। मैंने देखा है कि जो मीडिया दिखाता है वो भारत नहीं है, असल मायने में भारत उससे कहीं अलग है और वो बहुत प्यार के साथ रहता है। तो एक तरह से मैंने आपको ये ब्रीफिंग दे दी कि राहुल गांधी जी की यात्रा के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इन सभी विषयों पर आज डिटेल में थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। हालांकि सेशन बनाते बनाते इतना लंबा सेशन हो गया है, तो हम आपको कुछ ब्रीफ में इंट्रो देते हुए ही चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इनके बारे में हमने जानकारी दी आपको। तो राहुल गांधी जी आप परिचित हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि फिलहाल ये काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। फिलहाल इस मामले में भी सुर्खियों में राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उसके बाद से संसद से जब इनका अवमानना के आधार पर निष्कासन हुआ, उसके बाद भी ये सुर्खियों में है। तो राहुल गांधी जी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिकी विजिट पर पहुंचते हैं और मतलब ये जो आपका ट्विटर है उस पर ट्रेंड करने लगता है मुस्लिम लीग और राहुल गांधी इन यूएसए। जिन कारणों से है वो मैंने आपको बता दिया। तो राहुल गांधी जी ने यूक्रेन वॉर के ऊपर भारत की वर्तमान सरकार का समर्थन किया, जिससे लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया और ये मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने चीन के मुद्दे पर भी बात रखी। तो उनमें यहां पर इंडिया अपोजिशन लीडर राहुल गांधी टेक ए डिग एट मोदी ओवर चाइना इन यूएस। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी इन वॉर ऑफ वर्ड आफ्टर राहुल गांधी कॉल मुस्लिम लीग सेक्युलर। ये सारे मुद्दे बने। खालिस्तान सपोर्टर्स, अपोजिशन इज प्रेटी वेल यूनाइटेड, राहुल गांधी इन यूएस। इन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं यदि पूरा अपोजिशन एक हो जाए। ठीक है ना, लोगों ने इस तरह से खालिस्तान के झंडे इनकी मीटिंग में लहराए। बाय द वे, ये जो खालिस्तान है ना, क्या है कैसे है, आपने अगर मेरी रिकमेंडेशन पर अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया हो तो वहां से इसको सुनिएगा। पूरी खालिस्तान की कहानी है जीबीएस सिद्धू के द्वारा लिखी हुई। खालिस्तान का षड्यंत्र था कैसे, मतलब अल्टीमेटली किस तरह से भारत को तोड़ने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना, ये एक ऑडियो बुक है और अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो कुकू एफएम नाम से एक लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा बहुत ही अच्छी जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में लिसनर्स हैं, उन्हें आप सुन सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑडियो बुक्स, 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स विभिन्न भाषाओं में यहां उपलब्ध हैं। इवन अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी में भी हैं तो भी आपके लिए कुछ सब्जेक्ट बुक्स भी यहां पर ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध हैं। बेहतरीन रेडियो जॉकीज ने अपनी खूबसूरत आवाज में उन्हें रिकॉर्ड किया है। बेहतरीन फीचर्स के साथ कुकू एफएम आपके लिए उपलब्ध है, जैसे कि आप स्लीप टाइमर फीचर है, नोट्स मेकिंग फीचर है, आप उसे यूज कर सकते हैं। साथ में आप अपने लिए पर्सनलाइज एक्सपीरियंस इसके ले सकते हैं। और तो और आप इन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ अपने लिए इस पूरे सब्सक्रिप्शन को अंकित 50 कूपन कोड लगाकर, जो 99 रुपीज प्रति माह का सब्सक्रिप्शन है, उसे पहले महीने 49 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल रेट यानी 49 रुपीज में आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगी पूरे एक महीने तक, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी जी 4 जून तक अमेरिका रहने वाले हैं, ऐसी मतलब खबर है। और उनके जिस स्टैंड की तारीफ हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं, तो जरा आप भी सुन लीजिए। इनसे पत्रकार ने पूछा, press.org की मीटिंग हो रही थी रशिया के मामले पर, सर आपकी क्या राय है? इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपको मेरा शायद जवाब तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम भी वैसा ही करते जैसा कि वर्तमान सरकार कर रही है। ठीक है ना, हमारी नीति भी समान होती अगर हम सरकार में। और ये भारत की तरफ से दिया गया एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। मतलब अगर हमारा अपोजिशन भी यही मैसेज दे रहा है तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी स्टैंड है कि अमेरिका में रह करके आप ये बता रहे हो कि हम रूस के प्रति किस तरह का रवैया रखते। अदरवाइज पाकिस्तान जैसे हालात होते तो वहां तो उल्टा चलता है सारा काम। जब इमरान खान थे तो वो अमेरिका के खिलाफ जाकर के रूस की गोदी में जाकर बैठ गए, नहीं। फिर कोई रूस के खिलाफ जाता है वो अमेरिका की गोदी में जाके, उनके पार्टी देश के आधार पर बटी है। उनकी असल में मतलब राजनीतिक विचारधारा में कहीं भी है नहीं कि असल में राजनीति होती कैसे है। खैर, रूस यूक्रेन युद्ध पर कांग्रेस बीजेपी एक साथ हैं, तो उन्होंने एक तरह से ये बयान दिया कि यूक्रेन ने युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के साथ भारत के संबंध विवादास्पद रहे हैं। कांग्रेस प्रशासन इस संबंध या यूक्रेन की स्थिति को कैसे संभालता, तब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का रुख है वही हमारा होता। फिर इनसे पूछा गया कि क्या यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के साथ संबंध बदल गए हैं, तो इन्हें लगता है कि ये मामला थोड़ा बदला है। रूस के साथ हमारे पुराने ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और आप भी जानते हैं कि हम उनसे हथियार खरीदते हैं, तो इस प्रकार के कारण भी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूस के मामले में बीजेपी अभी जो कर रही है उसे कांग्रेस सरकार नाटकीय रूप से कुछ अलग करती। हम कुछ अलग नहीं करते, जो फिलहाल कर रही है बीजेपी हम भी वैसे ही करते। ठीक है, तो ये बात अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय बात बनी है, जिसने कि मतलब देश के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज ये गया
कि देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टियां एक हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि फिलहाल भारत को अमेरिका के द्वारा नाटो में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। नाटो प्लस नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात चल रही है, क्योंकि नाटो तो असल में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अटलांटिक सागर के पूर्व और पश्चिम में स्थित देशों का संगठन है। लेकिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर अमेरिका के समर्थक देशों का 6 देशों का एक समूह बनाने की चर्चा है, जिसे नाटो प्लस नाम दिया गया, और उसमें भारत को लाने की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में होकर के आप रूस के समर्थन में बात बोलते हैं, ये अपना स्टैंड दर्शाता है। बहुत ही अच्छी बात है, और हमने इसके ऊपर एक सेशन भी किया है, ठीक है। अच्छा, इनसे फिर एक सवाल और पूछा गया, और सिंपल क्वेश्चन था कि भाई फाइनली कंसिडर मोदी गवर्नमेंट स्टैंड व्हाट इज। तो हाँ, इस चीज के ऊपर भी हालांकि जो बीजेपी है वो ट्रोल कर रही है। किस बात पर ट्रोल कर रही है कि इनसे एक सवाल पूछा गया और ये बहुत देर तक चुप बैठे रह गए। चुप बैठे रहना मतलब ये ट्रोल का पार्ट है, और उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि देखो इनको इस बात का भी जवाब नहीं पता था कि इस बात में क्या है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाई चुप रहना समझदारों की निशानी होती है, हर समय तपाक से हर जवाब आए जरूरी नहीं है, आंसर की फ्रेमिंग करना जरूरी है। विदाउट फ्रेमिंग के कुछ बोल देंगे तो कुछ और आंसर निकल जाएगा। खैर, ये राजनीति है, उसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें बोलते हैं। अब सवाल बड़ा बनता है कि राहुल गांधी जी की विदेश यात्राएं इतनी सुर्खी में क्यों रहती हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब ये विदेश यात्रा जाते हैं तो वर्तमान में जो सरकार है, एनडीए सरकार देश के अंदर, उनको कोई ना कोई मुद्दा मिल जाता है इनकी यात्रा से जुड़ा हुआ। तो 2014 से लेकर राहुल गांधी जी ने अभी तक 22 विदेशी दौरे किए हैं, और कोइंसिडेंस ऐसा रहा है कि जब जब विदेश यात्राओं पर गए ना कोई विवाद हुआ ही है। लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है तब से लेकर के 3 विदेश दौरे, 2016 में 3 विदेश दौरे, 17 में 3 विदेश दौरे, 18 में 4 विदेश दौरे, इस प्रकार से इनके लंबे 22 विदेश दौरे रहे हैं। और इन विदेश दौरों में जब से सरकार 2014 में आई है, इनके विदेश दौरे किसी ना किसी कारण सुर्खियों में बने रहे। जैसे बात की जाए 2015 की, तो जब ये वहां गए फरवरी अप्रैल के समय, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड की यात्रा पर गए, तो उस समय दिल्ली के चुनाव होने वाले थे, और उस दिल्ली के चुनाव के अंदर 14 विपक्षी दल राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और राहुल गांधी जी उसमें एब्सेंट थे। तो इसका खूब ज्यादा मुद्दा बना, बवाल बना। 2015 के अंदर ये फिर विदेश यात्रा पर गए, तो इन्हें पर्सनल बताते हुए जाने का कारण बताया, लेकिन बीजेपी ने उठाया कि देश से अचानक गायब कैसे हो गए। 2015 के अंदर ये पर्सनल फॉरेन ट्रिप पर अमेरिका और ब्रिटेन गए, तो फिर इसके विवाद बन गई, क्योंकि सभी पार्टियां नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव की तैयारियां कर रही थी। तो लोग इनको मतलब ट्रोल करते आए। तो इनकी ट्रोलिंग की एक लंबी लिस्ट है जिस पर इनको हमेशा कहीं ना कहीं किसी प्रकार से घेरा गया है। मैं तो सीधी आज की ही बात करूंगा, बाकी कंटेंट आपको दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आज की जिस बात पर चर्चा हो रही है, या फिर इस साल की जो बात हो रही है, उसमें ब्रिटेन की बात काफी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने वहां जाकर के कहा कि आप लोग देश में जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं करते। तो इन्हें ट्रोल किया गया कि आप विदेश जाकर लोगों से मदद क्या मांग रहे हैं, खुद का देखिए ना क्या चल रहा है। खैर एनीवे, फिलहाल के लिए वर्तमान की विदेश यात्रा से शुरू करें, जो अभी इनकी शुरू होकर के मंगलवार से शुरू हुई है और 4 जून तक चलने वाली है। इसमें इन्होंने, राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा वो आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि मतलब चीन के साथ जो हो रहा है उस पर इन्होंने मोदी सरकार के बारे में पॉइंट रखे कि ये गलत हो रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहा। तो ये कुछ मुद्दे इनकी आज की यात्रा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बाकायदा एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक इंतजार किया, लोगों ने इनके साथ तस्वीरें खिंचाई, तो अपने आप को एक कॉमन मैन कह करके इन्होंने प्रेजेंट भी करवाया कि मैं एक कॉमन मैन की तरह से यहां पर आया हुआ हूं, ठीक है। अच्छा, पीएम मोदी के बारे में इन्होंने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो भगवान, मतलब मोदी जी के बारे में था कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे भगवान से भी अधिक जानते हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी को सब कुछ पता है, और अगर पीएम मोदी को भगवान के पास बिठा दिया जाए तो वे भगवान को भी कुछ ना कुछ समझा देंगे। तो ये उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कमेंट किया कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। इसी बीच में हो ये गया कि इनके जिस मीटिंग हॉल में ये चर्चा कर रहे थे, वहां पे खालिस्तान समर्थकों ने अपने झंडे उठा दिए। जब झंडे उठा दिए तो इसके बाद में फिर एक सोशल मीडिया सेल एक्टिवेट हो गया। उसने लिखा, मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तब जाकर भारत माता की जय के नारे लगते हैं, और राहुल गांधी जी जब यूएसए जाते हैं तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इस बात को लेकर के बीजेपी के समर्थक रहे विकास रंजन अग्निहोत्री, ये भी इस बात पे ट्रोल कर दिए इन लोगों को, ठीक है। लेकिन इस बीच में खालिस्तान समर्थक और प्रतिबंधित संगठन जो है सिख फॉर जस्टिस, जिसके गुरुपवंत सिंह पन्नू, जो कि इस पूरे की पूरे विदेशों के अंदर खालिस्तान की मांग को हवा दिए हुए हैं, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में हुए हंगामे की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को गुरु गोविंद सिंह की यात्रा से जोड़ दिया। उनको लगता था कि गुरु गोविंद सिंह के समान वो भी पदयात्रा कर रहे हैं। ये सुखविंदर सिंह वो पन्नू है, गुरुपवंत सिंह पन्नू, जो कि भारत के बाहर खालिस्तान की मांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां प्रोटेस्ट होना है, जहां लोगों को फंसाना है, वो यही प्राणी है जो कर रहा है। ये लोगों को ऑडियो मैसेज देके कह रहा है कि केवल भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, आने वाले समय में कोई भी यात्रा अगर होगी, चाहे मोदी आए, हम उनकी यात्रा के अंदर भी इसी तरह से खालिस्तान का झंडा उठाएंगे, ठीक है। तो आप राहुल गांधी जी यहां पर कुछ बोल रहे थे और उन्हीं के भीड़ के अंदर बीच में मतलब कुछ लोग उठ करके चले आए और उन्होंने
इस तरह की वो कर दी। तो आप इसे देख सकते हैं, हालांकि ये चल नहीं रहा है, खैर। हाँ, इसके बाद में फिर इन्होंने चीन को लेकर के बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया में गैर लोकतांत्रिक चीन का मुकाबला करने के लिए एक विजन के साथ आने में विफल रही है। उन्होंने उत्पादन और निर्माण के लिए एक नए सिस्टम को लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत अगर मिलकर साथ काम करें तो ऐसी स्थिति में चीन को चैलेंज किया जा सकता है। चीन के अगले 10 साल में भारत के रिश्ते को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यह अभी कठिन है। मेरा मतलब है कि उन्होंने हमारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, यह बहुत आसान नहीं है, भारत को किनारे नहीं धकेला जा सकता, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी इन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी नहीं है, यहां हर तरफ यह हर तरफ हो रहा है, संस्थागत ढांचे पर भी सिकंजा कसा जा रहा है, लोकतंत्र में अपोजिशन के पास में एजेंसीज का भी एक्सेस नहीं है। इन्होंने बाकायदा press.org को दिए गए अपने इंटरव्यू में इस प्रकार की बातें उठाई। इसके साथ साथ इन्होंने प्रॉपर तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में कहा कि कर्नाटक चुनाव में उन्होंने हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का पहला परिणाम कर्नाटक चुनाव से निकल कर आया, जहां पर विपक्ष ने ठीक से एकजुट होकर के सत्तारूढ़ पार्टी को चैलेंज किया और हमने उन्हें चुनाव में हराया। तो इन्होंने अपनी जो कर्नाटक जीत है इसे भारत जोड़ो यात्रा की जीत के रूप में यहां प्रेजेंट किया। और उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं ज्यादा धन खर्च करती है, लेकिन अगर उन्हें हराना है तो सारे अपोजिशन को एक साथ आना होगा। हमने भारत जोड़ो यात्रा पर काफी अच्छे से सेशन भी कवर किया है और उसके ऊपर बताया भी है कि कर्नाटक यात्रा में, कर्नाटक चुनाव में, कर्नाटक में जो कांग्रेस की विजय रही उसके क्या कारण रहे, किस तरह से ये चीज रही। इसके बाद में एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे ने इनसे पूछा कि आपने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर के खतरा है, उनके खिलाफ कई कानून बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम बच्चों को उनको उन आरोपों में जेल डाल दिया जा रहा है जो उन्होंने किया ही नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे। तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय और सभी माइनॉरिटीज के बीच आज भारत में भेदभाव हो रहा है। कुछ लोगों के पास देश का पूरा पैसा है, अल्पसंख्यक गरीबी में धंसता जा रहा है, लेकिन आप नफरत को नफरत से नहीं काट सकते। भारतीय लोग नफरत में विश्वास नहीं रखते, कुछ लोगों ने सिस्टम और मीडिया पर कब्जा कर रखा है, ये वे मानसिकता फैला रहे हैं। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की है और लोगों में भेदभाव नहीं है, वो सब प्यार से रहना चाहते हैं। इसके साथ साथ किसी बर्कले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने उन्होंने पूछा कि हम भारत में वापस जाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन पहलवानों की हालत देख करके हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो इन्होंने फिर कहा कि कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऐसा वास्तविकता में नहीं है, नफरत को नफरत से नहीं काट सकते। इन्होंने इस प्रकार से इसका जवाब दिया। फिर सिलिकॉन वैली के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनके बीच में भाषण देते हुए कहा कि आज भी पेगासस का मामला छुपा हुआ नहीं है, मेरे मोबाइल को पहले से ही इन लोगों ने टैप किया हुआ है, आज भी मैं जो बोलता हूं वो राहुल मतलब जो सरकार है उन्हें पहले से ही पता होता है। तो उन्होंने मोबाइल निकाला और मोबाइल पर हेलो मोदी जी करके कहा कि मुझे पता है कि आप मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। ये भी इन्होंने अपने द्वारा यहां पर, तो यानी अमेरिका में जाना इनको इंडिया में अपने पक्ष को रखने के लिए एक अच्छा तरीका भी नजर आया और संभवतः इसी कारण से आज देश में इनकी चर्चा हो रही है। इन्होंने ये भी कहा कि देश में वर्तमान में लोकतंत्र पर जंग छिड़ी हुई है। बाकायदा इन्होंने अपने आप को प्रॉपर तरीके से न्यू ग्लोबल इक्विलिब्रियम के लिए बताया कि इस तरह से काम करना चाहिए। जो इस मामले पर ट्रोल हुआ बहुत ज्यादा वो ये कि इन्होंने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता दिया। बाय द वे, देश के लिए जब आप सुनते हैं कि आज मतलब देश का विभाजन कैसे हुआ तो आपको इतिहास 1906 से निकल कर आता है। 1906 के अंदर देश में मुस्लिम लीग नामक एक पार्टी की स्थापना हुई थी आगा खां के नेतृत्व में। तो मुस्लिम लीग के ही आगे चलकर जिन्ना जुड़े और उन्होंने देश के लिए अलग देश की मांग की, मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की और देश का विभाजन हुआ। तो भारत और पाकिस्तान का बनना मुस्लिम लीग के ही कारण हुआ था। अब इन्होंने कहा मुस्लिम लीग सेक्युलर है, जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। तो जब कोई पार्टी कोई एक धर्म की चाहत रखती है तो वो कैसे सेक्युलर हो सकती है। तो इनका ये जो बयान है ये काफी ज्यादा ट्रोल किया गया कि ये लगता है इन्हें कि मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के लिए काम करती है वो भी अगर इनको सेक्युलर लगती है तो इसका मतलब इनकी सेक्युलर की परिभाषा हिली हुई है। इस बात पर बीजेपी और फिर जो मतलब रूलिंग पार्टी है वो काफी हमलावर हुई। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? असल में इनसे सवाल पूछा गया था कि केरल के अंदर आपकी कांग्रेस पार्टी और केरल में एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नामक पार्टी है, आप दोनों का गठबंधन है, तो आप दोनों का गठबंधन कैसे है? तो इन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी हैं। इस तरह से उन्होंने ये बयान दिया। तो इनके सुन सकते हैं आप इसे, अब ये थोड़ा धीरे आएगा।
मुस्लिम लीग इज कंप्लीटली सेक्युलर। जब इन्होंने ये बात बोली ना, तो उसके बाद से फिर इनको इस बात पर खींचा जाना शुरू हो गया, कैसे हुआ, तो इनको इस तरह से ट्रोल किया गया। तो किरण रिजिजू जो पहले मतलब कानून मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं ये, इन्होंने कहा कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की मुस्लिम लीग को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी कैसे बताया जा सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ जो रिलीजन के लिए लड़ाई ना लड़ता हो, जिसके लिए सब एक समान होते हो। अमित मालविया जी जो हैं, उन्होंने भी इस बात पर इन्हें ट्रोल किया, लेकिन फिर कांग्रेस की भी अपनी सोशल मीडिया सेल है वो एक्टिवेट हो गई। उन्होंने कहा, मतलब बाय द वे वैसे हम बता दें कि IUML नाम की जो पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये देश की आजादी के साथ ही देश में स्थापित हुई पार्टी है। तो इसके बारे में कांग्रेस की तरफ से फिर बयान आया और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर IUML की बात आप पूछते हैं तो इसकी स्थापना इस्माइल के द्वारा की गई थी, जो कि संविधान सभा में इस उपस्थित थे। दूसरा, चीन से जब युद्ध हुआ तो इन्होंने अपने बेटे मियां खान को मतलब युद्ध लड़ने भेजा। तीसरा, अटल जी ने IUML के मंत्री अहमद को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनेवा भेजा। चौथा, IUML ने केरल में सबसे बड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी। पांचवा, बीजेपी में नागपुर ने नगर निगम चुनाव में, नागपुर में जो नगर निगम चुनाव थे उसमें IUML से गठबंधन भी किया था। तो जब कांग्रेस इतने सारे काम उनके साथ कर चुकी है, तो ऐसे मतलब बीजेपी इतने सारे काम उनके साथ कर चुकी है, तो इस बात पर हमें ट्रोल क्यों करना। तो ये सवाल इन्होंने यहां पर पूछा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो बीजेपी अब कांग्रेस अपने बात को पूरी तरह से डिफेंड करने के लिए आ चुकी है। हालांकि IUML के मामले पर कांग्रेस को पहले भी कई बार घेरा जा चुका है बीजेपी के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में भी इनको ट्रोल किया था कि जो लोग मुस्लिम लीग को ठीक मानते हैं, फिर वो देश को कैसे एक रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप अगर जानना चाहें कि मुस्लिम लीग से इसका कनेक्शन क्या है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि जिन्ना की मौत के बाद वेस्ट पाकिस्तान फिर से मुस्लिम लीग का गठन हुआ और ईस्ट पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग नामक एक पार्टी बनी और भारत में मोहम्मद इस्माइल नामक व्यक्ति ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नामक पार्टी की स्थापना की। तो सारी पार्टियां अलग अलग हैं और ये पार्टी जो भारत में बनी, ये जिन्ना की पार्टी से अलग है। इलेक्शन कमीशन ने भी इसे मान्यता दे रखी है। केरल की ये स्टेट पार्टी है, तमिलनाडु में भी एक्टिव रहती है, इनके भी विधायक सांसद चुनकर के आते हैं। बीजेपी भी इनसे 2012 में गठबंधन कर चुकी है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे जिसमें 62 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर जब बीजेपी उतरी थी, तो उस समय 145 के अंदर इन्होंने दो जो पार्षद हैं वो IUML के लिए थे। तो इस बारे में भी इनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी खालिस्तान के बारे में क्या विषय है, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपके लिए हमने कुकू FM लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, एक बार आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी साथी हमारे साथ जुड़ करके मतलब हमने जो राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए बिगुल बजाया है, नेवर बिफोर काम किया है, जो आज तक नहीं हुआ वो हम करके आ रहे हैं। 21 टीचरों के साथ में ये जो 16-17 सब्जेक्ट हैं, इनकी पूरी टीम लेकर जिसका सब्जेक्ट को पढ़ाने का बिगुल हमने बजाया है, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा जैसे बड़े पहाड़ को बिल्कुल चकनाचूर करने के लिए। और साथियों, मैं अपडेट करना चाहूंगा कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जो हमारी टीम के फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके डेमो डलने शुरू हो गए हैं। अभी रात को हम एक डेमो अपलोड कर देंगे और सारे डेमो धीरे धीरे कोशिश करते जा रहे हैं कि सबके डेमो आते जाएं और उनको हम पहले ही अपलोड कर दें। 7 तारीख तक ही सबके एडमिशन हो पाएंगे। 8 तारीख से 15,000 रुपए फीस हो जाएगी, बाकी मर्जी आपकी है। 7500 रुपए में हम लोग आपके सामने प्रॉपर तरीके से कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। अपने आप को वहां एनरोल करा सकते हैं। प्रॉपर तरीके की 4 से 6 घंटे की क्लासेस रहने वाली हैं। डिजिटल बोर्ड से क्लासरूम जैसी फीलिंग आएगी जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। रोजाना क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। वीकली राजस्थान करंट अफेयर कराया जाएगा। वीकली पढ़े हुए पाठ्यक्रम का रिवीजन का टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट करवाया जाएगा। पूरा कोर्स का जो PDF है, मतलब ऑनलाइन PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपके लैपटॉप के लिए एप्लीकेशन अपनी पाठशाला उपलब्ध है, उसका भी मतलब डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।